वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज की 5th वीडियो है, ये आपको याद रखनी है। पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से कंटेंट को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने कवर किया नेशनल सिनारियो कि हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल सिनारियो, नेशनल सॉन्ग, ये सारी चीजें कहां से आई, कब अडॉप्ट करी गई और क्यों अडॉप्ट करी। पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट नॉलेज देखी थी प्रीएम्बल की, जिसे हम लोग हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। पार्ट 4 के अंदर हम लोगों ने कवर किया था भारतीय संविधान के शेड्यूल्स को, अनुसूचियों को, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 5th वीडियो है जिसे हम लोग भारतीय संविधान के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। पार्ट होता क्या है, आर्टिकल होता क्या है, अमेंडमेंट होती क्या है, शेड्यूल होता क्या है, ये हम लोग अपनी 4th वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, ठीक है जी। पार्ट, जिसे हिंदी में सरल भाषा में भाग यानी कि हिस्सा भी कहा जा सकता है। इस वीडियो के लिए आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि बहुत सारे आर्टिकल्स, जिसे हम लोग हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपस में मिलकर एक पार्ट बनाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स व्हेन कोलैबोरेट टुगेदर फॉर्म ए पार्ट। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान का पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या गया, पहले पार्ट के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, पहले से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 to 4। हर एक पार्ट में बहुत सारे आर्टिकल होंगे, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमारे एग्जाम के लिए, वो हम लोग साथ के साथ कवर करेंगे। जैसे आर्टिकल 1 क्या कहता है, आराम से समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, जिसे हम लोग भारत भी कहते हैं, वो बहुत सारे स्टेट्स यानी कि राज्यों की एक संगठन यानी कि यूनियन है। इससे 2 बातें निकलती हैं। पहली बात क्या निकलती है, हमारे कंट्री के 2 लीगल नेम हैं, एक हो गया जी इंडिया और दूसरा लीगल नेम हो गया हमारे देश का क्या, भारत। एक बार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के क्लरिकल के एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट आर द 2 ऑफिशियल नेम ऑफ कंट्री, आवर कंट्री, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंडिया एंड भारत। हिंदुस्तान इज नॉट आवर ऑफिशियल नेम, ये याद रखिए, हिंदुस्तान हमारा ऑफिशियल नेम नहीं है। दूसरी बात, इस आर्टिकल से क्या निकलती है, ये निकलती है कि कोई भी स्टेट जो है अपने पर्सनल एंडेवर यानी कि अपनी पर्सनल इच्छा से यूनियन से अलग नहीं हो सकती। कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से यूनियन से अलग नहीं हो सकती। ये 2 बातें निकलती हैं आर्टिकल 1 से। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब भाई जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंडिया के अंदर इस समय 28 स्टेट्स हैं प्लस 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। कभी सोचा है कि भाई ये यूटीज आई कहां से, ये स्टेट्स आई कहां से? अब इसके अंदर मैं आपको पूरा डीप में बताऊंगा कि कौन सी स्टेट बनी कैसे और क्यों बनी और इसकी जरूरत क्या थी। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। 1947 के अंदर जब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बंटवारा हो रहा था, इन द ईयर ऑफ 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बंटवारा हो रहा था, उस समय भारत में 600 के करीब डायनेस्टीज थी। डायनेस्टीज बोल लो, रियासतें बोल लो, रजवाड़े बोल लो, यानी कि अलग अलग जगह के 600 राज्य थे। पटियाले का राजा, ठीक है, नाभे का राजा, हैदराबाद का राजा, जम्मू एंड कश्मीर का राजा, उनको बोलते हैं डायनेस्टीज। 600 के करीब डायनेस्टीज थी। इनके सामने 3 ऑप्शन रखे गए, या ये कह लो 3 चॉइस रखी गई। पहली चॉइस में इन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से इंडिया के साथ जा सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या फिर आप अलग एक मुल्क बन सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी के साथ मत जाओ, आप एक अलग मुल्क बन जाओ। अब यहां पर इंडिया हमेशा से चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो रियासतें हैं, इंडिया चाहता था ज्यादा रियासतें हमारे साथ मिले, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 2 बंदों को कि भाई ज्यादा से ज्यादा रियासतें बाय हुक और क्रुक, ठीक है, किसी भी तरीके से इंडिया में मिलानी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 2 बंदों को। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने नाम सुना होगा, और दूसरे थे
वीपी मेनन, वीपी मेनन, इन दोनों बंदों को जिम्मेदारी दी गई कि आपने ज्यादा से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाना है, और इन्होंने अपनी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से निभाई। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और इन्हें एक और किताब दिया जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क बेसिकली एक जर्मनी का बंदा था जिसने जर्मनी के दो टुकड़े हुए थे, उनको इकट्ठा करके एक जर्मनी बना दिया था। उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि जो भारत के इतने टुकड़े थे इन्होंने उनको जोड़ा था। क्लियर होगी बात के नहीं होगी? ठीक है। अब 600 डायनेस्टी थी, उनके पास ऑप्शन थे कि कहां जाना है कहां नहीं जाना। इन 600 डायनेस्टीज में से लगभग 552 डायनेस्टीज, 552 रियासतें, कई जगह अलग डाटा भी मिलता है, हमें एनसीईआरटी के साथ जाना है। एनसीईआरटी कहती है जी 552 थी, तो एनसीईआरटी सिर मत्थे। 552 रियासतें जो हैं वो इंडिया के साथ गई। ठीक है, 552 रियासतें इंडिया के साथ गई 600 में से। क्लियर होगी? तभी एक इन 552 रियासतों को मिलाकर बना एक देश, जिसको एक्चुअल में क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। और ये ज्यादातर काम सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने किया। अब ट्विस्ट है जी कहानी में। 552 में से 3 रियासतें ऐसी थी जो जी अपनी बात पे अटक गई, हम नहीं जा रहे जी किसी के साथ, इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ, अलग ही अपना ढोल पीटेंगे। 3 थी। एक थी जी सबसे पहले हैदराबाद, ध्यान से सुनना, बहुत डीप में समझा रहा हूं, हैदराबाद। और दूसरी थी भाई लोगों हमारे पास जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात के अंदर एक रियासत थी। हैदराबाद आपको पता ही है आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, आजकल आंध्र प्रदेश की अलग होगी, आजकल ये तेलंगाना की है। और तीसरा था कश्मीर। ये 3 रियासतें कहती जी हम नहीं इंडिया के साथ ऐसे जाती, मतलब इनको बाद में मिलाया गया। ठीक है, तो इन 3 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हैदराबाद को लेते हैं कि हैदराबाद किस तरीके से भारत में मिलाया गया। हैदराबाद के ऊपर उस समय जो राजा था ना, उनको निजाम बोलते थे, यानी कि निजामों का कब्जा था। हैदराबाद का जो राजा था वो निजाम थे। ठीक है, निजाम थे। तो हैदराबाद के अंदर गवर्नमेंट ने हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सितंबर 1948 में एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। मिलिट्री ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इस मिलिट्री ऑपरेशन के तहत हैदराबाद के निजाम को सरेंडर करना पड़ा और उसे साइन करके यह बताना पड़ा कि भाई आज से हैदराबाद जो है वो इंडिया का हिस्सा है। यह बात आपको बहुत ही ज्यादा समझ लेनी है। तो किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन पोलो चला, जिसके तहत हैदराबाद के निजाम को घुटने टेकने पड़े और फाइनली वो इंडिया में मिल गया। यह बात तो होगी जी हैदराबाद की। अब हम लोग बात करने वाले हैं जूनागढ़ की कि किस तरीके से जूनागढ़ आया। अब आ जाओ, 24 फरवरी 1948 को जूनागढ़ के अंदर, ठीक है, 24 फरवरी 1948 को जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम क्या होता है? एक तरीके का प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है कि आप लोगों से वोट करवा लो जी वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। जूनागढ़ के अंदर, ध्यान से समझना मेरी बात, जूनागढ़ के अंदर जो किंग था वो तो मुस्लिम वंश का था, लेकिन जो वहां की जनता थी 99% उत्थे दी जनता ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 99% ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, इस वास्ते वोट किया। उस वोटिंग को रेफरेंडम कहते हैं या प्लेबिसाइट बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से फाइनली जूनागढ़ भी किसका हो गया? इंडिया का हो गया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? हैदराबाद सितंबर 1948, जूनागढ़ जो कि गुजरात के पास है, एक तरीके गुजरात का हिस्सा है, ठीक है, 24 फरवरी 1948 में आ गया। और जूनागढ़ में जो मुस्लिम वंश का राज था, उस मुस्लिम वंश का नाम था क्या नाम था उसका? मुस्लिम वंश का नाम था बेबी, BABI, या आप इसको कुछ भी अपने हिसाब से बोल लो, BABI, बाबी वंश मुस्लिम वंश का राज था जूनागढ़ के अंदर। अब बचा जी हमारे पास ले दे के तीसरा और आखिरी कश्मीर। कश्मीर में उस समय
कश्मीर के आखिरी राजा थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। ये सब पॉलिटिक्स हुई, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर तकड़ी पॉलिटिक्स चलाई, तब जाके कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारे अंदर आया। ठीक है, कश्मीर का जो राजा था उसका नाम था राजा हरि सिंह। कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के तहत इंडिया में मिलाया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक तरीके का लीगल कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसमें राजा हरि सिंह ये लिख के देते हैं कि वो इंडिया को डोमिनियन यानी कि भारत के अंदर आना चाहते हैं, भारत की छत्र छाया में आना चाहते हैं विद सम सर्टन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के तहत। जैसे धारा 370 हुआ करती थी, आर्टिकल 35A हुआ करता था, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को रेफरेंडम के तहत, कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के तहत भारत में मिलाया गया। और डेट याद रखनी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की जो साइन हुई वो लगभग थी 26 अक्टूबर 1947। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? वैसे मैं इसके ऊपर 2 घंटे बोल सकता हूं, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, वो कभी फ्री टाइम में देखेंगे। ठीक है, पेपर के लिए इतना जरूरी है। ओके, अब ये 3 स्टेट तो हो गई भाई जो भारत में आ गई। तो अब भारत में टोटल कितनी रियासतें आ गई? 552, 549 हंस के आई, 3 डंडे की जोर पर आई। क्लियर? तो टोटल भारत में कितनी रियासतें होगी? 552 रियासतें होगी। अब देखिएगा 552 प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रजवाड़े जो है सिचुएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की सीमाओं के अंदर आए, जिसमें से 549 जो थे वो हंसी खुशी भारत के अंदर आ गए। 3 जो रिमेनिंग है, जैसे कि बताया, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये भारत के अंदर आने से रिफ्यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन समय के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ को रेफरेंडम के तहत, कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के तहत, ठीक है, भारत में मिला लिया गया। अब मिला लिया गया तो प्रॉब्लम क्या होगी? अब मेरी बात यहां से बहुत ध्यान से समझनी है, तभी आपको यह अगला कंसेप्ट समझ में आएगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब ध्यान से समझो, भारत के अंदर 552 रियासतें आ गई। जैसे ही भारत के अंदर 552 रियासतें आई, अलग अलग एरिया से डिमांड आनी शुरू हो गई। अलग अलग भारत के हिस्सों से डिमांड आई कि जी हमें तो सेपरेट करो, हमें तो अलग करो आप। ठीक है, हमें तो एक अलग आइडेंटिटी बनाओ, हमारी एक अलग स्टेट बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल लैंग्वेज, हमारी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर हमें अलग करो। ठीक है, इसका मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे ही इकट्ठा हुए, भारत के अंदर इतने धर्म थे, जात थे, भाषाएं थी, रंग थी, रूप थी, सबकी विचारधारा एक तो हो नहीं सकती। तो इन्होंने जी डिमांड उठानी शुरू कर दी अलग अलग एरिया से, भारत की रियासतों ने, कि हमें आप एक सेपरेट स्टेट बनाइए। ठीक है जी, क्लियर होगी? तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए 1948 के अंदर एक कमीशन बनाया गया। ठीक है, इसी डिमांड को पूरा करने के लिए 1948 के अंदर एक कमीशन बनाया गया जिसको बोलते हैं धर कमीशन। धर कमीशन यानी कि धर आयोग। और धर आयोग के जो मुखिया थे उनका नाम था एसके धर। एसके धर कौन थे? उस समय की इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इनकी नेतृत्व में कमीशन बनाया गया, एसके धर कमीशन, या जिसको धर कमीशन कहते हैं, 1948 में। ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या था कि यह भारतीय सरकार को एक मसौदा, एक रिपोर्ट तैयार करके देगी कि अगर हम भारत को विभाजन करना चाहें, स्टेट्स बनानी चाहें, तो किसके आधार पर विभाजन करें। तो फाइनली एसके धर, जो वैसे देखो एसके धर बना था 1947 में, इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी थी 1948 में, इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। एसके धर ने कहा अगर आप इंडिया को डिवाइड करना चाहते हो, भारत के अंदर अलग अलग राज्य बनाना चाहते हो, तो उसको 2 हिस्सों पे बनाया जा सकता है, 2 आधार पर बनाया जा सकता है। 1, या तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर यानी कि प्रबंधकीय ढांचे के आधार पर डिवाइड कर दो, या फिर आप इसे लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड कर दो,
बात क्लियर होगी। या तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर डिवाइड कर दो, या आप इसको किसके आधार पर डिवाइड कर दो, या आप इसे डिवाइड कर दो लैंग्वेज के आधार पर। लेकिन अगर आपको डिवाइड करना है, फैक्टर दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा। लेकिन एसके धर कमीशन जो था वो फेवर में था एडमिनिस्ट्रेशन के, कि भारत को एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर डिवाइड किया जा सके। क्यों? इनका कहना था कि अगर आपने लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया तो इंडिया नहीं बटेगा, इंडिया के लोग बन जाएंगे। तेलुगु बोलने वाले अलग, तमिल बोलने वाले अलग, पंजाबी बोलने वाले अलग, हिंदी बोलने वाले अलग, इंग्लिश बोलने वाले अलग। उसने रिपोर्ट दी कि आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बांट लो, चाहे लैंग्वेज के आधार पर बांट लो, पर मेरा मानना है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बांटोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये एसके धर कमीशन का कहना था। चलो जी, ये रिपोर्ट आई और गई, कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, नेहरू साहब देश के प्रधानमंत्री थे। तो दिसंबर 1948 के अंदर एक और कमेटी बनाई गई, यानी कि दूसरा कमीशन बनाया गया, जिस कमीशन का नाम था जेवीपी कमेटी। दिसंबर 1948 के अंदर फिर से एक कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी का काम क्या था? एसके धर कमीशन ने या धर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको रिकंसीडर करना। रिकंसीडर का मतलब क्या है कि चलो एसके धर ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसकी रिपोर्ट के बारे में सोचते हैं, पूर्ण विचार करना कि क्या ये सही है। देखो, देश को बांटना है, ठीक है, कोई प्याज नहीं काटना, तो बड़ा सोच समझ के लेने वाला फैसला है। तो जेवीपी कमेटी बनाई गई एसके धर कमेटी को रिकंसीडर करने के लिए। अब जेवीपी का मतलब क्या है? 3 बंदों की कमेटी थी जेवीपी के अंदर। यहां पर जो जे है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जवाहरलाल नेहरू को, वी ये रिप्रेजेंट कर रहा है वल्लभ भाई पटेल को, और जो पी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पट्टाभाई सीतारमैया। 3 बंदे थे बेसिकली जिनको ये कमेटी के अंदर सौंपा गया काम। एक था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे थे पट्टाभाई सीतारमैया। इन तीनों को रिपोर्ट जो है बनाने के लिए, रिकंसिडर करने के लिए काम दिया गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले बनी, फिर से देखते हैं, एसके धर कमीशन, उसके बाद हमारे पास बनी जेवीपी कमेटी। अब नेक्स्ट, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी। जेवीपी कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें इन्होंने कहा कि भाई हम लोग इंडिया को श्योरली डिवाइड करेंगे, हम भारत को बांटेंगे, लेकिन बांटेंगे किसके आधार पर? सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर। मतलब इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने वाला जो प्रोग्राम था वो एक तरीके से खारिज कर दिया। यानी कि एक तरीके से एसके धर कमीशन जिस चीज के फेवर में था, इन्होंने कहा कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बांटेंगे, प्रबंधकीय ढांचे के आधार पे भारत ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, चारों तरफ एक तरीके से हाहाकार मच गई। ठीक है, जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई वैसे ही चारों तरफ एक हाहाकार मच गई। क्यों? क्योंकि जो भारत की स्टेट्स थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 552, वो चाहती थी कि भारत में उनकी एक अलग पहचान हो और उनको अलग एक मसौदा तैयार करके, स्टेट तैयार करके दी जाए रीजनल लैंग्वेज के आधार पर। और यहां पर जेवीपी कहते हैं हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर करेंगे। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम शुरू हुई तो क्या हुई? उस समय 2 स्टेट हुआ करती थी, एक थी मद्रास, मान के चलो, और एक थी आंध्र प्रदेश। मद्रास एंड आंध्र प्रदेश। मद्रास और आंध्र प्रदेश से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, ध्यान से समझना। मद्रास और आंध्र प्रदेश से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। यह मूवमेंट थी तेलुगु स्पीकिंग लोगों के द्वारा। ठीक है, उस समय मद्रास और आंध्र प्रदेश में 2 तरीके के लोग रहते थे, एक तेलुगु स्पीकिंग और एक तमिल स्पीकिंग। तो मद्रास के और आंध्र प्रदेश के तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने एक मूवमेंट शुरू करी। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क कब पड़ा? देखिए, इस मूवमेंट के एक हेड थे, यानी कि मुखिया थे, उनका नाम था, नेता था पोट्टीश्री, POTTY, पोट्टीश्री रामालुलु। पोट्टीश्री रामालुलु 56 दिन की हंगर स्ट्राइक पे चले गए, 56 डेज की हंगर स्ट्राइक पे चले गए। और उसके बाद उनका 22 दिसंबर
1952 को उनकी हो गई जी डेथ। तो बस फिर क्या था, पूरे आंध्र प्रदेश मद्रास के अंदर, ठीक है, आगजनी शुरू हो गई, दंगों की तरह माहौल हो गया। तो सरकार को जबरदस्ती आंध्र प्रदेश और मद्रास को भाषा के आधार पर बांटने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्लियर होगी भाई। पोटी श्री लुलू की डेथ के बाद एक तरीके से पूरा हंगामा मच गया। 22 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हुई। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद 1 अक्टूबर 1953 को फाइनली आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के आधार पर सेपरेट किया गया मद्रास से। ठीक है, मद्रास से आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के आधार पर सेपरेट किया गया। तो क्वेश्चन आता है, भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। मद्रास एक राज्य था जिसमें से आंध्र प्रदेश की मांग हो रही थी। आंध्र प्रदेश उसमें एक रियासत थी। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? तो क्वेश्चन क्या आ गया, फर्स्ट स्टेट टू बिकम द इंडियन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्लियर, दैट इज आंध्र प्रदेश ऑन 1 अक्टूबर 1953। अब यहां से प्रॉब्लम क्या शुरू हुई, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहां से एक प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रॉब्लम क्या शुरू हुई कि मान लो एक घर है, एक घर के अंदर एक फादर है, उस फादर के बहुत सारे बच्चे हैं। अगर बाप ने एक चीज किसी बच्चे को दे दी और उसी चीज की डिमांड दूसरे भी कर रहे हैं तो दूसरों को भी देनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट को यह बात अच्छे से पता थी कि भाई हमने पंगा ले लिया, हमने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना दिया मद्रास से अलग करके। अब जो दूसरे राज्य हैं वो भी भाषा के आधार पर डिमांड करेंगे। इससे पहले कि वो भी दंगे शंगे करें, इन्होंने एक थर्ड कमीशन बनाया। थर्ड कमीशन का नाम था फैजल अली कमीशन। एक थर्ड कमीशन बनाया, फैजल अली कमीशन, जिसको फाइनली ये काम दिया गया कि आप पूरे भारत को भाषा के आधार पर बांटो। फैजल अली कमीशन में 3 मेंबर थे। एक तो खुद फैजल अली हो गए, दूसरे थे KM पानीकर, AM पानीकर, ठीक है, और तीसरे थे हृदयनाथ, HK बोल लो चाहे, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो ये 3 मेंबर की कमेटी थी जिसे जिम्मेदारी दी गई कि अब आप भारत को बांटो जी, जैसे मर्जी करके आप भारत को बांटो भाषा के आधार पर। इस कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप जब भारत को बांटो तो ज्यादा से ज्यादा 20 हिस्सों में बांटो, 20 से ज्यादा में मत बांटना, कम में चाहे बांट दो। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सुझाव दिया कि जी आप ऐसे करो कि अगर आप भारत को बांटना चाहते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैजल अली शाह कमीशन को सुझाव दे रही है कि आप ऐसा करो, आप भारत में 16 स्टेट बना दो भाषा के आधार पर, और भारत के अंदर 4 यूटीज बना दो भाषा के आधार पर। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैजल अली कमीशन को, फैजल अली शाह उनका पूरा नाम था, फैजल अली शाह कमीशन को ये जो है पूरा एक सुझाव दिया। लेकिन फैजल अली शाह कमीशन ने कहा कि चलो जी हम लोग देखते हैं, कोई पक्का नहीं है। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, फैजल अली शाह कमीशन ने इंडिया को 20 हिस्सों में बांटा, लेकिन उन 20 हिस्सों में उन्होंने 14 स्टेट्स बनाई और 6 क्या बनाई, यूटीज बनाई। गवर्नमेंट चाहती थी कि 16 स्टेट बने, 4 यूटी बने, पर इन्होंने क्या किया, 14 स्टेट्स बना दी और 6 को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश का जो है टाइटल दिया गया। यह सब हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो फाइनली 1 नवंबर 1956 को फैजल अली शाह कमीशन के द्वारा पूरे भारत को 20 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें 14 स्टेट बनी और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। ठीक है, अब इन 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को 7वीं अमेंडमेंट 1956 के तहत, इन 14 स्टेट और 6 यूटी को जिनको फैजल अली कमीशन ने बनाया था, 7वें संशोधन 1956 के तहत भारतीय संविधान के पार्ट 1 के अंदर हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है जी, और इसी एक्ट को बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों का पूर्ण विभाजन। क्लियर होगी, या ये कह लो रियासतों का पूर्ण विभाजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये पूरी कहानी है जो आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी बात। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारत में फैजल अली कमीशन ने 14 स्टेट बनाई और 6 यूटी बनाई।
1 नवंबर 1956 को। पहले देखते हैं 14 स्टेट कौन कौन सी थी। पहली स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरी बनी असम, ठीक है। तीसरी बिहार, ठीक है। चौथी बनी हमारे पास बॉम्बे, मुंबई और बॉम्बे में फर्क है। फोर्थ बनी मुंबई। फिफ्थ जम्मू एंड कश्मीर। सिक्स्थ बनी केरला, ठीक है। सेवंथ मध्य प्रदेश, ठीक है। एट्थ मद्रास, ठीक है। नाइन्थ बनी आपके पास मैसूर। उस समय कोई कर्नाटका नहीं था, मैसूर था। बाद में मैसूर का नाम कर्नाटका बनेगा। 10th बनी ओडिशा। आज उस समय ओडिशा बोलते थे, आजकल ओडिशा डी से लिखते हैं। 11वीं बनी यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 12वीं थी पंजाब। 13वीं थी हमारे पास राजस्थान भी था उस समय। और 14वीं थी पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट बनाई थी फैजल अली कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को। चलिए अब हम देखेंगे वो 6 कौन सी यूनियन टेरिटरी थी जिनको फैजल अली कमीशन ने बनाया था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 स्टेट्स बनाई प्लस 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। पहली यूनियन टेरिटरी जो उन्होंने बनाई थी भाषा के आधार पर वो थी दिल्ली। उस समय की बात कर रहा हूं, आज की नहीं। दूसरे नंबर पर जो बनाई थी वो थी हिमाचल प्रदेश। उस समय हिमाचल प्रदेश यूटी था, लेकिन बाद में 1970 में जाकर आगे देखेंगे भी हम लोग, इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। तीसरे नंबर पर हमारे पास थी मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये दोनों एक थे और ये एक यूटी थे, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास थी पौंडीचेरी, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर हमारे पास थी अमनद्वीप एंड मिनिकॉय। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 6 नंबर पे हमारे पास थी, दैट इज योर अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। इस तरीके से फैजल अली कमीशन ने पूरे भारत को 14 स्टेट्स प्लस 6 यूटीज के अंदर डिवाइड किया। क्लियर होगी बात, भाषा के आधार पर किया। अब आपको यह बात आराम से पता है कि एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। शायद मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में गलती से 9 यूटी बोल दिया, वहां पर 8 यूटी कर लेना। एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सारी 14 स्टेट फैजल अली कमीशन ने बनाई प्लस ये जो 6 यूटी फैजल अली कमीशन ने बनाई, ये तो 1 नवंबर 1956 को आ गई थी। लेकिन आज तो आपके पास, जैसा मैंने बताया कि 28 स्टेट्स और 8 यूटी हैं, तो इसका मतलब 1956 के बाद भी बहुत सारी स्टेट्स बनी हैं। तो अब हम देखेंगे वो सारी स्टेट्स जो 1956 के बाद बनी, स्टेट्स दैट आर क्रिएटेड आफ्टर 1956। जैसे कि केरला बनी 1956 से, और ये अलग होकर बनी जो त्रवणकोर और कोच्चि का कुछ एरिया था उससे। गुजरात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुजरात देखिए 1960 तक भारत का एक स्टेट हुआ करता था बॉम्बे। 1960 तक भारत का एक स्टेट हुआ करता था बॉम्बे। बॉम्बे को 1960 में 2 हिस्सों में काटा गया। गुजराती बोलने वाले गुजरात बन गया और मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र बन गया। तो 1960 में बॉम्बे को 2 हिस्सों में काटा गया, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग स्टेट बनी 1960 में, किससे अलग होकर, बॉम्बे से। उसी तरीके से नागालैंड बनी 1962 के अंदर, ठीक है। और ये बनी असम से अलग होकर 13वीं यानी कि 13th अमेंडमेंट के तहत। अमेंडमेंट चाहे आप ना याद रखो, स्टेट की अमेंडमेंट कभी नहीं पूछते, हाँ ये वाली जरूर याद रखो, हरियाणा वाली। देखिए मैंने आपको पंजाब की वीडियो में भी बताया था, 1 नवंबर 1966 को हमारा जो पंजाब था उससे अलग होकर बना था हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। और ये 18th अमेंडमेंट 18वें संशोधन प्रक्रिया के तहत बना था। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेघालय, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मेघालय 1969 के अंदर, और ये भी बना था असम से अलग होकर 23rd अमेंडमेंट के तहत। इस पूरी स्लाइड में से एक तो गुजरात और महाराष्ट्र याद रखना है, एक याद रखना है हरियाणा। ये तो 2 पक्के हैं जो कोल के पीने हैं। नेक्स्ट अगले वाले में अगर आप याद रखना चाहते हो तो ये याद रखिए हिमाचल प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया 1970 में हिमाचल प्रदेश को यूटी का दर्जा छीन लिया गया और फुल फ्लेज पूर्ण राज्य
कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद आपको याद रखने हैं ये चार, ये गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड प्लस तेलंगाना, पंजाब हरियाणा वाला, ठीक है, एक गुजरात और बॉम्बे वाला, और ये 5 याद रखने हैं। गोवा 1987 में बना 56th अमेंडमेंट के तहत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे पोर्तुगीज थे, ठीक है, पोर्तुगीज थे, इंडिया में सबसे लास्ट में से गोवा में से गए थे। जो पोर्तुगीज थे सबसे लास्ट में से गए थे इंडिया में से, गोवा में से। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना, 1 नवंबर 2000 को बना मध्य प्रदेश से अलग होकर। उसी तरीके से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। तेलंगाना बना सबसे लास्ट में, अभी तक जो लेटेस्ट बना है, जून 2014 में तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। गुजरात और बॉम्बे 1960, हरियाणा 1 नवंबर 1966, गोवा 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सब 2000 के अंदर, तेलंगाना 2014 के अंदर। अब इन स्टेट्स के नाम को भी बदला गया, अलग अलग स्टेट्स के नाम को भी बदला गया, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस है हमारे पास, यूनाइटेड प्रोविंस है, क्लियर। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम 1950 में बदलकर क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश, जिसको आजकल आप यूपी कहते हो। मद्रास का नाम बदलकर रखा गया तमिलनाडु इन द ईयर ऑफ 1969 के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैसूर का नाम बदल के कर्नाटका किया गया 1973 के अंदर। मिनिकोआ और अमनदीव आइलैंड, इन सब का नाम बदल के 1973 में किया गया लक्षद्वीप, क्लियर, ठीक है। आगे नेक्स्ट उत्तरांचल ले लो। उत्तरांचल आजकल उत्तराखंड बन गया है, 2006 के अंदर इसका नाम बदला गया। पौंडीचेरी आजकल पुडुचेरी बन गया है, 2006 के अंदर नाम बदला गया। उड़ीसा बोलते थे पहले, आजकल डी से, डड्डे से उड़ीसा बोलते हैं 2011 के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर आपका पार्ट 1 फिनिश होता है, और पार्ट 1 के अंदर हमने कंप्लीट स्टेट्स कौन बना, कैसे बना, उसके बारे में देखा, ठीक है। थैंक यू सो मच।